हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। एंड एक ही लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टर्म 2 एग्जाम में आ रहा है। एक बार बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सो चेक जरूर कर लेना एंड फॉलो कर लेना, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तब के मार्केट में या फिर 1990 में जो इंडिया में जो मार्केट लगा करता है और आज के प्रेजेंट मार्केट को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास बहुत लिमिटेड ब्रांड्स हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड वेराइटीज़ हुआ करती थी हर चीज़ में, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि पहले रोडों पे सिर्फ एम्बेसडर या फिर फिएट की कार्स देखने को मिला करती, आजकल तो कितनी सारी कार्स आ गई है। पहले सिर्फ दांत साफ करने के लिए वो डाबर रेड का पेस्ट आता था, दंत मंजन आता था, लेकिन अब तो टूथपेस्ट के कितने सारे ब्रांड्स आ गए। ऐसे ही सिमिलरली गारमेंट्स में, टीवी में, मोबाइल फोन्स में, सोप्स में, टूथपेस्ट में कितने सारे ब्रांड्स आ गए हैं ना। तो कितना ज़्यादा चेंज आ गया कुछ ही सालों के अंदर अंदर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ में। यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमएनसी क्या होती है। एमएनसी होती है भाई बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एमएनसीज क्या होती हैं बेसिकली। अगर आप गुड़गांव साइड जाओ, नोएडा साइड जाओ, बेंगलोर साइड जाओ, वहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज दिखेंगी। मुंबई साइड जाओ तो, ठीक है। सो ये ऐसी कंपनी होती हैं जिनके एक से ज़्यादा नेशन में, एक से ज़्यादा देशों में इतने सारे हेडक्वार्टर्स होते हैं। मतलब एक ही कंपनी के बहुत सारी जगह ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में। जैसे पेप्सी देख लो, पूरे वर्ल्ड में इनके हेडक्वार्टर्स, इनकी कंपनीज फैली हुई है हर नेशन में मोस्टली, ठीक है। आप सबके लिए एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है। मैं आपको 30 दिनों के अंदर अंदर क्लास 10th एसएसटी के सारे चैप्टर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, मैप वर्क, इम्पॉर्टेंट डेट्स सब कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जो कि आपके टर्म 2 में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सब कुछ फ्री में ऑनली ऑन अनअकैडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से फॉलो करो ताकि आप क्लास मिस ना कर पाओ। सो मिलते हैं क्लास में। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि एमएनसीज जो है वो अपनी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, किस किस जगह करना चाहिए। एक तो एमएनसी जो है वो उस जगह सेटअप होना चाहिए जहाँ पर मार्केट जो है एकदम पास में हो। दूसरा, उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कम कॉस्ट पे मिल जाए, बहुत ज़्यादा कम पैसे मिल जाए, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी अच्छी हो। जिस जगह ये सारी कंडीशंस उनको मिल जाएंगी वहीं पर एमएनसी जो है वो सेटअप हो जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली कंपनीज वहाँ पर क्यों आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज उस जगह पर क्यों आती हैं जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हो, क्योंकि उन्हें जो बनाने की कॉस्ट है उनकी कम लगे और उन्हें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये बेसिक आउटकम होता है एमएनसी का इस जगह पे आना, क्योंकि उनकी बनाने की कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। सो दैट्स वाई कंपनीज जो हैं वो ऐसी जगह पे सेटअप होना ज़्यादा पसंद करती हैं। जैसे कि एक एमएनसी है यूएसए की, वो कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कोई इंडस्ट्रियल औजार बनाते होंगे और उसके डिज़ाइनिंग जो होता है वो यूएस के रिसर्च सेंटर्स में होता है। उसके जो कंपोनेंट्स है, उसके जो इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स है वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। उसको जोड़ने का काम कहाँ पे होता है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, और उसके कॉल सेंटर्स इंडिया में। तो देख रहे हो एक कंपनी के कितनी सारी कंट्रीज में ऑफिसेज है। तो ऐसी ही चीज़ों को हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि मान लो आपने कोई ज़मीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई एसेट खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, और फिर वो बाद में आपको ऐसी हेल्प करे कि उससे बाद में पैसा जनरेट हो जाए। जैसे कि मान लो आपको कोई कंपनी खरीदनी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले जगह देखी, उस जगह पे आपने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग में मशीन्स रख दी, और ये सारी चीज़ मिलके बाद में आपको प्रॉफिट कर रही है। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सो जैसे कि मान लो इंडिया में सऊदी अरेबिया एक कंपनी सेटअप करने जा रहा है, एक एमएनसी सेटअप करने जा रहा है, तो सऊदी अरेबिया जो है अपने देश का पैसा इंडिया में लगाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डन बाय एमएनसी इज टर्म्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब 3 डिफरेंट वेज है थ्रू विच एमएनसी सेटअप एंड कंट्रोल प्रोडक्शन। 3 तरीके हैं जिससे कि एमएनसी जो है वो अपनी प्रोडक्शन को और ज़्यादा अच्छी बनाती है और एमएनसी जो है वो अपनी हर चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ है, एक तो लोकल कंपनीज को बाय कर लेती है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी है तो उनके पास जनरली बहुत पैसा होगा, तो जो लोकल कंपनीज है उनको खरीद लेती है, ठीक है। उसके बाद वो लोकल कंपनीज के साथ ज्वाइन कर लेती है हैंड, कि अब
आप लोग जो है और हम लोग जो है मिलकर काम करेंगे। और बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स, अब हम इन तीनों फैक्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बाइंग अप द लोकल कंपनीज, जो एमएनसीज होती है उनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। और वो क्या करती हैं, अपना प्रोडक्शन और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाती रहती हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो आज 10,000 ऑर्डर्स प्रोड्यूस कर रही हैं तो फिर मतलब उन्हें 10,000 के लेवल पे ही रहना है, उन्हें और ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो और ज़्यादा प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए वो लोकल कंपनीज को बाय कर लेती है, और वो सारी कंपनीज और एमएनसी मिलकर अपनी प्रोडक्शन और ज़्यादा बड़े लेवल पे पहुंचा देती है, ठीक है। जैसे कि एमएनसी इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, कारगिल फूड एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन एमएनसी। उन्होंने एक इंडिया कंपनी को खरीदा था जिसका क्या नाम था, पारिक फूड, ठीक है। नाउ ये जो कारगिल फूड एमएनसी है, इनके पास एक बहुत बड़ा लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क आ गया और पारिक फूड को खरीदने के बाद, और 4 रिफाइनरीज जो थी ऑयल की, वो भी कारगिल फूड में शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से कारगिल फूड अब बहुत बड़ा सा नेटवर्क उनका बन गया मार्केटिंग का, और अब इतनी ज़्यादा वो एक्सपेंडेड लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कारगिल फूड अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल बन गया है इंडिया में। तो देख रहे हो आप, एमएनसीज जो होती हैं वो लोकल कंपनीज के साथ कैसे उनको खरीद के और फिर बड़ा सा प्रोडक्शन करने लग जाती हैं, ठीक है। अगला देखो, ज्वाइनिंग हैंड विद लोकल कंपनीज, एमएनसीज जो है वो लोकल कंपनी के साथ अटैच हो जाती है, और वो क्या करते हैं, सारी की सारी कंपनीज मिलके काम करने लग जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। इस प्रोसेस में लोकल कंपनीज को 2 बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती है, उनका पैसा मिलता है। दूसरा, एमएनसी उनको नई नई टेक्नोलॉजी सिखा देती है कि इस टेक्नोलॉजी से काम करना चाहिए, तो बहुत अच्छा सा माइंड प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, लाइक 1995 में जो फोर्ड मोटर्स थी, एक अमेरिकन कंपनी, उन्होंने एक इंडियन कंपनी के साथ हैंड ज्वाइन किए थे जिसका क्या नाम था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो ट्रक्स एंड जीप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो इन दोनों कंपनीज ने जब हैंड ज्वाइन कर लिए तो अब इन्होंने बहुत बड़ा अपना प्लांट सेटअप कर रखा है, एंड दे यूज टू डू प्रोडक्शन ऑन द वेरी लार्ज बेसिस, ठीक है। और उसके बाद कुछ एमएनसीज क्या करती हैं, अपने ऑर्डर्स को प्लेस करती हैं। ऑर्डर्स को प्लेस कैसे, जैसे कि कोई अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। अमेरिकन कंपनी जो है वो दुनिया के हर डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज के जितने भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनसे माल मंगवाएंगे अपनी एमएनसी में, और वो माल मंगवा के उसी को अपना ब्रांड बना के और बेच देंगे। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, मतलब उन्हें उन प्रोड्यूसर से तो बहुत कम दाम में मिला होगा, और उसी पे अपना ब्रांड नेम लगा के उसी प्रोडक्ट को बेच देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट उनको मिल जाता है। तो दिस इज बाय प्लेसिंग ऑर्डर। सो इन 3 तरीकों से एमएनसी जो है वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और उस पर कंट्रोल करने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब प्रोडक्शन जो एमएनसी करता है, इसमें क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो ग्लोबली लेवल पे बनते हैं, मतलब पूरी दुनिया के लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और वो बिकते भी ग्लोबल लेवल पे। मान लो अगर इंडिया में कोई भी चीज़ बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी सर्विस या गुड, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बिकेगी, इंडिया से बाहर बहुत सारी देशों में बिकेगी वो, ठीक है। सो ये होता है, ओके। इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, और जो लोग हैं वो कंट्रीज के बीच में मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी किधर आ गई तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, टेक्नोलॉजी इंडिया या फिर जापान की जो टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन बनाने की, वो इंडिया में आ रही है, ठीक है। और जो लोग हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स है, वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट है, वो कंट्रीज के बीच में घूमती रहती है। अब इसी चीज़ से और क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन ऑर्गेनाइज है, मतलब इतनी सारी कंपनी साथ में प्रोडक्शन करने लग जाती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ठीक है। इससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लोकल प्रोड्यूसर्स को कि वो सिर्फ इंडिया इंडिया में ना बेचे, या फिर सिर्फ अपनी अपनी कंट्री में ना बेचे, डोमेस्टिक मार्केट से परे भी वो बाहर के देशों में भी अपना सामान बेचें, ठीक है। बायर्स जो है, यानी कि हम जो खरीदने वाले हैं, हमें अलग अलग चॉइसेस मिलती है, अलग अलग प्राइसेस एंड अलग अलग क्वालिटी मिलती है, ठीक है। लाइक अगर हमें शूज़ खरीदें तो अगर हमें मान लो किसी एक ब्रांड के शूज़ पसंद नहीं है तो हम दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरीके से हमें चॉइस मिलती है, ठीक है। एमएनसीज बाय फॉरेन ट्रेड कनेक्ट इंटीग्रेट द मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो एमएनसीज के द्वारा बहुत सारे मतलब फॉरेन ट्रेड कनेक्ट हो जाते हैं और पूरे वर्ल्ड जो है इंटीग्रेट हो जाते हैं, एकजुट हो जाता है, और साथ में सब प्रॉफिट कमाते हैं, सब खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइनीज चॉइस इन इंडिया। हमने जितना भी पढ़ा है उससे एक जो बेसिक डेफिनेशन है वो आती है सामने, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया के बहुत सारे जो देश है वो एकजुट हो जाते हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी
की मार्केट जो है वो एकजुट हो जाती है, सब के सब खरीदते हैं, बेचते हैं, लोगों का, टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट का ट्रांसफर होता है पूरे वर्ल्ड में। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन द मार्केट, यानी पूरी दुनिया के जो मार्केट्स हैं वो साथ साथ आ जाते हैं और सब एक दूसरे से खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू ग्लोबलाइजेशन एनेबल हुई है। वो कौन कौन सी है? बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ग्लोबलाइजेशन के, जिसके कारण पूरे देश के मार्केट आपस में कनेक्टेड है। अब कौन कौन से? एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दूसरा लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे सबसे पहले बात करते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। कैसे? देखो, सबसे पहले एक तो ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी सामान अगर हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मान लो दूसरी कंट्री से अगर हम इंडियंस खरीद रहे हैं कोई सामान, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपने कोई लैपटॉप खरीदा है दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री से, तो उसको या तो शिपिंग करवानी पड़ेगी उसकी, या फिर उसको बाय एयर आना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसमें अच्छी सी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तभी दूसरे मार्केट से इंडिया की मार्केट में वो सामान आ पाएगा। ठीक है, द वर्ल्ड वर्ल्ड ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट करी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, और इससे क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड तक जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो कम टाइम में पहुंच जाते हैं, जिससे कि मार्केट जो है वो एकजुट हो जाते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस करें, बातचीत भी होनी चाहिए बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे कि डेवलपमेंट इन आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है, जिससे इसके अंदर ना बहुत सारे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल जुड़े होते हैं, जिससे कि मान लो हमारा जो वर्ल्ड है वो सिर्फ 1 क्लिक दूर है हमसे। मतलब इन सब चीज़ों के थ्रू, यानी कि टेलीफोन, मोबाइल वगैरह के थ्रू हम जो है वो किसी भी देश से, किसी भी कंपनी के साथ अटैच हो सकते हैं, जस्ट बाय कॉलिंग देम, जस्ट बाय ईमेलिंग देम, जस्ट बाय फैक्सिंग देम। ठीक है, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम आईसीटी द्वारा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट इन आईसीटी बहुत ही ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन के लिए, तभी जो मार्केट्स है वो एकजुट आराम से हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? मान लो जब इंडिया में इंडिपेंडेंस हुई थी, तब इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम थी, और बस फैक्ट्रीज आई थी इंडिया में। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी इंडिया में। सो उस केस में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थे उन्होंने सोचा कि हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं करनी चाहिए, हमें बाहर के देशों का जो माल है वो अपने यहाँ पे नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो बाहर के देशों का कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी इतनी अच्छी है नहीं, और ना ही हमारी इतनी इनकम अच्छी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए कि हमारी कंट्री में कोई भी बाहर की कंट्री का माल जो है वो नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे। सो दीज आर नोन एज ट्रेड बैरियर्स, की गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे। लेकिन जब 1990 आया, तब गवर्नमेंट को लगा कि हमें इन ट्रेड बैरियर्स को हटा देना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी तो होती जा रही है, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस करना चाहिए। सो उन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे, और ये जो फ्रीडम मिली थी ट्रेड बैरियर्स हटाने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। ठीक है, सो रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। एंड इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गई। जब सारे ट्रेड बैरियर्स हट गए, तब बाहर की देशों की जो कंट्रीज थी, उनका जो माल है वो आया इंडिया में, हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज थी वो उनके कंट्रीज में गया। इससे क्या हो गया, जो बहुत सारी मार्केट्स थी देशों की वो अटैच हो गई, ग्लोबलाइजेशन होने लग गई। ठीक है, सो लिबरलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड आईसीटी के डेवलपमेंट से ग्लोबलाइजेशन जो है वो एनेबल होती है। ठीक है, नाउ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन सेट करी थी वो कैसी कैसी थी, वो ट्रेड बैरियर के फॉर्म में थी। अब ट्रेड बैरियर दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो टैक्स जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, यानी कि पैसों की फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को एज अ ट्रेड बैरियर सेट कर देती है कि भाई अगर मान लो हमारी कंट्री में कोई भी इम्पोर्ट होगा तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके वो इम्पोर्ट होगा। तो ऐसे तो कोई भी नहीं करवाएगा इम्पोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके का ये टैक्स होता है। दूसरा होता है क्वोटा। जब गवर्नमेंट जो है वो नंबर ऑफ गुड्स पे लिमिट लगा देती है कि अगर मान लो हमारी कंट्री में इम्पोर्ट भी होगा, तो उसका जो जिस चीज़ का इम्पोर्ट हो रहा है वो सिर्फ 60,000 गुड्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे गुड्स। तो ये होता है क्वोटा। इस तरीके से जो है वो ट्रेड बैरियर लगा देती है कुछ कंट्रीज अपने मार्केट पे। ठीक है, ताकि बाहर के लोगों को कंपटीशन जो है फेस न करना पड़े। उसके बाद जब उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है, तब वो इन ट्रेड बैरियर्स को हटा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। ठीक है, सो ट्रेड बैरियर सबको समझ में है। अच्छा,
अब इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे इंडिपेंडेंस के जब दौरान, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जब 1950s एंड 60s का टाइम आया था तो इंडिया इस पोजीशन में नहीं था कि वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ कम्पीट कर सके। लेकिन जब 1991 आया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि वो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दे, और वो चाहती थी कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, वो ग्लोबल कॉम्पिटिशन को फेस करें ताकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर लें। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब कुछ ट्रेड बैरियर्स के कुछ इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अब इसको थोड़ा आसान तरीके से समझेंगे। जैसे कि मान लो ट्रेड बैरियर लगा दिया इंडिया ने अपने देश पे, ठीक है, कि बाहर के देश का कोई भी माल यहाँ पर नहीं आएगा। सो चाइना क्या करता है, अपने जो टॉयज़ है वो इंडिया में इंपोर्ट कराएगा फिर भी, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड बैरियर लगा हुआ है तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे वो टॉयज़ अपनी इंडिया में भेजे तो उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके ज़्यादा पैसे लग गए। अब क्योंकि वो टैक्स देके टॉयज़ भिजवा रहा है इंडिया में, तो उसके जो टॉयज़ हैं वो ज़्यादा महंगे बिकेंगे। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो ज़्यादा महंगे कौन खरीदेगा? इंडियन के जो टॉयज़ है वो सस्ते हो जाएंगे, और चाइना की जो टॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उसको टैक्स दे के यहाँ पे लाया हुआ है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इंडिया के जो टॉयज़ होंगे वो ज़्यादा बिकेंगे एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ टॉय, और चाइना का जो इम्पोर्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। सो इस तरीके से जो ट्रेड बैरियर्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो चाइना का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में ट्रेड को संभालती है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से WTO बुलाते हैं। एंड इसका बेसिक काम क्या है, ये पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल लॉज हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो ये फॉलो करती है, बनाती वगैरह है, ठीक है। WTO कहता है कि कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, और जितने भी WTO के मेंबर हैं वो उन्हें लिबरलाइजेशन कर देना चाहिए। किसी भी कंट्री को ट्रेड बैरियर नहीं लगाना चाहिए। सारी कंट्रीज जो है वो ट्रेडिंग के मामले में फ्री होनी चाहिए, ये WTO का कहना है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें सच्चाई में, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कभी कभी इन रूल्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, वो इन रूल्स को फॉलो करती हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कभी कभी लिबरलाइजेशन रोक देती हैं, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स लगा देती हैं। सो ये होता है WTO के बारे में। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या पड़ा है इंडिया में, मतलब क्या असर पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में। तो ऐसा नहीं है, मतलब ग्लोबलाइजेशन के आने से ऐसा नहीं है कि सबको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला हो। हर चीज़ का देखो फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से मतलब कोई इतना कुछ खास असर भी नहीं पड़ा और इतना कुछ बुरा नहीं हुआ। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो यूनिफॉर्म, उसका असर जो है वो इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अलग अलग सोसाइटी के लोगों को अलग अलग तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट करा है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स के मामले में देखते हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, उन्होंने तो MNCs के साथ हैंड जॉइन कर लिया, और उनका प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लग गए। लेकिन जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, क्योंकि उनके पास एडवर्टाइजिंग करने के लिए पैसा नहीं है, कोई भी उनके प्रोडक्ट को जानता नहीं है। तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और इस केस में उन्हें अपने सारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब वर्कर्स जो हैं, MNCs जो है, एक तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने का काम तो करती हैं, बट MNC जो हैं वो लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी रखती हैं। लेबर लॉज जैसे कि इंडिया में बहुत सारे हैं, लाइक 200 घंटे काम करना है एक साल में, और 6 घंटे में 1 घंटा हम आराम कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप के लेबर लॉज है इंडिया में, ठीक है। लेकिन MNCs जो है वो इन लेबर लॉज को इग्नोर कर सकती है, ऐसा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, और वर्कर्स को टेम्परेरी बेसिस पे वो हायर कर सकती है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत गलत है कि मतलब वर्कर्स का जितना टाइम उन्हें काम करवाना है तो करवा लो, उसके बाद उनको निकाल दो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और बायर्स जो हैं उनको, मतलब जो रिच बायर्स हैं, वो MNCs जो है वो ज़्यादातर रिच बायर्स के लिए बनाती है, ना कि मीडियम या फिर पुअर क्लास बायर्स के लिए, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत, इससे ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर इंसान पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है बेस्ड ऑन देयर स्टेटस, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम MNCs या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा MNCs आएंगी हमारे इंडिया में, तो उससे क्या होगा, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चली जाएगी, ठीक है। दूसरा, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, GDP में असर पड़ेगा। तीसरा, हमारे इंडिया में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो मतलब इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लोगों को अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी विद हैंडसम पैकेज, ओके। अब कौन कौन से हैं वो कुछ स्टेप्स या फिर जिससे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने कुछ 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स करे हैं जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि फर्स्ट है SEZ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारी गवर्नमेंट ने SEZ बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर एक MNCs को
सारी फैसिलिटी मिलेगी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वाटर, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। एमएनसीज को कोई भी टैक्स नहीं देना 5 सालों के लिए, और वो अपनी एसईजेड में अगर प्रोडक्शन सेटअप कर रहे हैं तो उन्हें 5 सालों तक कोई भी टैक्स नहीं देना। तो अगर कोई भी एमएनसीज ये चीज़ सुनेगी कि अच्छा इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कर रखा है, तो वो फटाफट आएगी, ठीक है। तो उससे हमारी इंडिया का ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर आवर्स। लेबर आवर्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कितने सारे लेबर आवर्स होते हैं ना, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी या फिर परमिशन दे रखी है एमएनसीज को कि आप जो है वो इन जो वर्कर्स हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पे हायर कर सकते हो, अपने हिसाब से उनको काम करवा सकते हो, और आप लेबर लॉज को इग्नोर कर सकते हो, जो कि एक गलत चीज़ है बेसिकली। बट उन्होंने कहा है कि आप लेबर लॉज को इग्नोर कर सकते हो, उनसे मन चाहा जितना टाइम आप काम करवाना चाहो करवा सकते हो, उनको अपनी मर्जी से पे आउट कर सकते हो, उनको टेम्परेरी बेसिस पे रखना है तो आप रख सकते हो, तो आपको खुली छूट है, आप दे सकते हो उनको कुछ भी, लाइक उनको हायर कर सकते हो किसी भी बेसिस पे, ठीक है। इससे क्या होगा, एमएनसीज जो है उनकी लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उनकी रिड्यूस हो जाएगी, और उनको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये 2 स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसके थ्रू हमारे इंडिया में बहुत सारी बाहर की कंट्रीज़ की जो एमएनसीज है, लाइक ताइवान की, जापान की, अमेरिका की, सऊदी अरेबिया की है, वो इंडिया में सेटअप होने लग रही है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई, कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर एक के हित में हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच के लिए ये ग्लोबलाइजेशन अच्छा असर करे, पुअर और मीडियम या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी इसको अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिसको बोथ रिच एंड पुअर की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। लेबर लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और वर्कर्स को इक्वल राइट मिलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि टेम्परेरी बेसिस पे हायर करा जा रहा है, उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, वो भी कम पैसे में या फिर विदाउट एनी मनी, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। उसको सही करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके, और वो भी compete कर सके बड़े बड़े कंपनीज के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट को कभी कभी ट्रेड बैरियर्स भी लगा देने चाहिए, ठीक है। उनको नेगोशिएट कर, मतलब रल मिल के रहना चाहिए डब्ल्यूटीओ के साथ, ताकि वो फेयर रूल्स बनाए, ठीक है। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको साथ के साथ आना चाहिए, ताकि वो डेवलप्ड कंट्री के साथ फाइट कर सके एट डब्ल्यूटीओ, और गवर्नमेंट को कैंपेन करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए रिगार्डिंग द अनफेयर रूल। सो ग्लोबलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट इसमें जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लॉस देखने को मिल रहा है, एज वेल एज जो लेबर लॉज को फ्री उन्होंने रखा है गवर्नमेंट को, वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी हमारी जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ है वो काफ़ी अच्छी हैं। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।